हाँ जी बच्चों, फिर वो कर लिया आपने काम? केवीपी का एग्जाम शायद पोस्टपोन हो गया। मैंने न्यूज तो पढ़ी है, देखते हैं अभी क्या डेट आएगी। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0 ए पार्ट, एक्सरसाइज 1 ए पार्ट, 3 ए पार्ट है। हाँ जी, कौन सा सेकंड? ये बच्चों वैसे फिगर की जरूरत नहीं है, मतलब लिखा जरूर हुआ है। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से ही क्लियर हो रहा है ना, इस तरह से है, ऐसे फिगर है। हाँ जी, आ जाओ, आपका पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, एक ये ध्यान रखना कि जो मास एम है, अ, वो ओरिजिनल मास सेम था, जब इसमें से निकाल दिया तो वो मास कम हो जाएगा। कैसे करना होगा क्वेश्चन? मतलब फोर्स निकालनी है, क्या करोगे? जैसे अभी हम सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करते थे, क्या करोगे? सीधा तो निकाल नहीं सकते, ये फिगर कैसे बना हुआ है? बड़ा स्फीयर माइनस छोटा स्फीयर, तो क्या करोगे आप? बड़े स्फीयर के कारण फोर्स माइनस छोटे स्फीयर के कारण क्या? अच्छा हाँ, वो कंसेप्ट रहता है, मतलब ये वैसे समझ गए कि करना क्या है, फोर्स माइनस करनी है। ठीक है, ट्राई करना है ना, और कोई? और ऐसा करते हैं, ये मैं फिर डिस्कस करूंगा अभी, ट्राई करना इनको भी, और ठीक है, एक आधा कंसेप्ट आज कवर हो जाएगा। सेवेंथ तो वैसे हो सक अगेंस्ट स्फीयर हो रहा है। हाँ चलो, थोड़ा करते हैं। हाँ वो कोई बात नहीं, वो तो थोड़ा टफ है, आपको भेज करवाऊंगा वो, है ना। कीप ऑन ट्राइंग, आपको हिंट दे रहा हूँ। जो बेस्ट अप्रोच रहेगी ना, आप क्या करो कि जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप की है, वहीं से एंगल थीटा बनाओ। चलो मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। आ, फिर उससे बिल्ड करना, ऐसे ये बनाओ फिगर। समझो मैंने क्या किया? ये परपेंडिकुलर था ना, यहाँ से थीटा लिया और यहाँ पे डी वाई एलिमेंट लिया। तो डी वाई एलिमेंट के कारण जो स्मॉल एम है, उस पर फोर्स किधर को लगेगी? उसकी तरफ, है ना। तो ऐसे दिखा दी।
तो अच्छा चैप्टर कैसा लग रहा है आपको? फोर सेट्स का राउंड हम प्ले कर रहे हैं। तो ये जैसे जो क्वेश्चन है, दीज आर लाइक द एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्वेश्चंस, मतलब इससे टफ बन ही नहीं सकता क्वेश्चन। तो अब क्या है ना, अगर आपने थोड़ा रियलाइज किया हो, हमने जो मेन इंटीग्रेशन करी थी यूज, एक तो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में की थी मोशन चैप्टर में, तब तो जो इंटीग्रेशन थी इट वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक फॉर्मूला बेस्ड कि भाई पता है वी दिया हुआ इंटीग्रेट कर दिया एक्स दे दिया, राइट। अब जो है इट इज लाइक सिचुएशन बेस्ड कि आपको सोचना पड़ेगा कि क्या हो रहा है और कैसे इंटीग्रेट करना है। तो ये हमने कब से शुरू की है? प्रैक्टिकली जब मैंने आपको एलिमेंट्स लेने सिखाए, सीएम वाला जो कंसेप्ट था, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा इस टाइप की इंटीग्रेशन बार बार इन्वॉल्व करते जाएंगे, जहाँ पे फंडामेंटली तो देखो हम वही कर रहे हैं ना, बार बार की बॉडी को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके फिर वो कर रहे हैं। हाँ जी, कर लिया नोट? बड़े आगे कहाँ पे थे हम लास्ट टाइम? वो क्या था, वो शेल क्या चीज की बात कर रहे थे हम? बेसिकली हमने कहा था कि वी आर ट्राइंग कि भाई वैसे तो पॉइंट मास के लिए होता है, लेकिन बड़ी बॉडीज पे लगाना भी पड़ता है। तो हम कुछ थ्योरम्स बना रहे हैं जिसकी हेल्प से हम थोड़ा मैथमेटिकली आसान हो जाए। शेल का क्या समझ आया हमें? कि एज लॉन्ग एज आप एक यूनिफॉर्म शेल से बाहर हो तो वो कैसा बिहेव करेगी? पॉइंट मास की तरह, विच मेक्स थिंग्स वेरी इजी, राइट? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं यूनिफॉर्म शेल के अंदर, यही वाला केस। अब हम कह रहे हैं कि पॉइंट पी जो है वो उसके अंदर है, ठीक है। तो बच्चों आप कहीं पर भी पॉइंट पी इमेजिन करो, क्या आपको दिख रहा है कि उस पॉइंट पी पर मतलब शेल का कुछ पार्ट होगा जो अपनी तरफ खींच रहा होगा और कुछ दूसरा पार्ट भी होगा जो अपनी तरफ भी खींच रहा होगा, है ना? जैसे सेंटर है, मान लो सेंटर पे शेल के अंदर अगर कोई भी और पॉइंट भी ले लो बच्चा, वहां पर भी जो फील्ड आती है वो जीरो ही आती है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट प्रूफ तो मैथ से ही आता है, ठीक है। फिजिकली हम सिर्फ इतना सोच सकते हैं कि एक्चुअली क्या है कि मान लो मैंने पॉइंट पी यहां लिया 1 मिनट के लिए, तो एक थोड़ा सा पोर्शन है जो अपनी तरफ खींच रहे, एक बड़ा पोर्शन है जो अपनी तरफ खींच रहे, लेकिन वो जो थोड़ा सा पोर्शन है उसका डिस्टेंस भी तो कम है। तो कुछ ऐसा बन रहा है कि ऊपर वाली क्वांटिटी और नीचे वाली क्वांटिटी मिलकर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, जिससे कि नेट जीरो हो जाता है। ऑब्वियसली देयर इज नो वे टू जस्ट फील इट, वो तो मैथमेटिकली आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप शेल के अंदर हो तो फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरह से क्या मीनिंग हो गया कि शेल का कुछ मास ही नहीं, जीरो मास हो। शेल के बाहर हो तो वो कैसे बिहेव कर रही है शेल? पॉइंट मास की तरह। शेल के अंदर हो तो वो कैसे बिहेव कर रही है? जीरो मास। क्लियर टू ऑल? नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर की, ठीक है।
जैसे हमने एक शेल के लिए अंदर बाहर बात की है, ऐसे ही हम एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के भी अंदर और बाहर की बात करेंगे। सबसे पहले बाहर की बात करते हैं, ठीक है, आउटसाइड अ सॉलिड स्फीयर। ये बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ बहुत सारे शेल्स? तो उसके हिसाब से मुझे बताओ बच्चों, देखकर ये वाला रिजल्ट देखकर मुझे बताओ कि एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के बाहर हम क्या कह सकते हैं कि कितनी फील्ड होगी? मतलब जस्ट इमेजिन कि ये एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, आप सोचो कि ये बहुत सारी शेल से बना हुआ है, तो पॉइंट पी पर क्या फील्ड होनी चाहिए? स्फीयर को शेल्स में ब्रेक करो और फिर सोचो। अगर आप हर शेल को इंडिविजुअली सोचो तो वो कैसे बिहेव कर रही है? पॉइंट मास की तरह। तो इसका मतलब स्फीयर कैसे बिहेव करेगा? पॉइंट मास। तो चाहे बच्चों शेल हो चाहे स्फीयर हो, एज लॉन्ग एज आप उसके बाहर हो तो वो कैसा बिहेव कर रहा है? पॉइंट मास। तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। वो 3A में जो क्वेश्चंस डले हुए थे स्फीयर वाले, वो इसीलिए डले हुए थे कि प्रैक्टिकली तो उस पर सीधा ही पॉइंट मास वाला ही फॉर्मूला लगना था। आई बात समझ? तो अगर हम ऐसे बहुत सारी शेल्स बनाएंगे, सारी शेल्स पॉइंट मास की तरह बिहेव करती जाएंगी। क्लियर बच्चों? ओके, नेक्स्ट बच्चों हमने जो केस सोचना है दैट इज इनसाइड अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, अभी हमने सॉलिड स्फीयर के बाहर बात की। ध्यान से सोचो और मुझे बताओ कि अगर हम एक सॉलिड स्फीयर के अंदर हैं किसी पॉइंट पी पर, लेट से, ठीक है, वहां पर हम फील्ड कैसे निकाल सकते हैं? फिर से शेल्स में ब्रेक करो और सोचो। मान लो कि सॉलिड स्फीयर है, उसका रेडियस कैपिटल आर है, आप कुछ भी डिस्टेंस स्मॉल आर पे हो सेंटर से, स्फीयर के अंदर हो, शेल्स में ब्रेक करो और फिर सोचो कि क्या होगा। आप ऐसे सोचो, कोई शेल आप जो पॉइंट पी है उसके अंदर ले लो, कोई शेल उसके बाहर ले लो, सोचो दोनों का इफेक्ट कैसा है। नहीं, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मेरे को वो तो ऐसे गलत ही है आंसर, बट मुझे ये चाहिए कि मतलब जो मैं आपको कह रहा हूँ कि कौन सी शेल्स के कारण क्या इफेक्ट आएगा, पहले ये आंसर दो मुझे। जो बाहर वाली हैं उनके कारण जीरो होगा, और जो अंदर वाली हैं वो पॉइंट मास की तरह बिहेव करेंगी। ये सबको समझ आता है? चलो उस पर बिल्डअप करते हैं। मतलब
जैसे बच्चों ये सिचुएशन है, ठीक है, मुझे मान लो ये ग्रीन वाले जो पॉइंट है, ग्रीन वाला जो डिस्टेंस है वहां पे निकालना है, ठीक है, पॉइंट पी पे। मैंने एक रेड शेल ली जो उस पॉइंट पी के बाहर है, एक ब्लू शेल ली जो उसके अंदर है। तो रेड शेल के कारण फील्ड क्या होगी? 0। और ब्लू शेल कैसे बिहेव करेगी? पॉइंट पास, राइट। तो आप इसके ऊपर जो हेडिंग लिख दो, मतलब इनसाइड यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर। ये फिगर सबको समझ आ रहा है बच्चा? यूनिफॉर्म स्फीयर मतलब कि कोई भी वॉल्यूम लो, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। तो अगर हम बच्चों अब सारी शेल्स को कंसिडर कर लें तो हम क्या कह सकते हैं कि कौन सी शेल्स के कारण पॉइंट पी पे फील्ड आएगी? जो ग्रीन के अंदर है। इन अदर वर्ड्स, क्या हम ऐसे कह दें कि पॉइंट पी पर जो फील्ड होगी दैट विल बी ड्यू टू दिस ग्रीन स्फीयर, है ना? जो ग्रीन के बाहर वाला पोर्शन है उसके कारण तो फील्ड 0 ही हो गई। आई बात समझ? तो इसके हिसाब से बच्चों बताओ कि क्या आंसर बनना चाहिए। ये निकालो आंसर और मुझे बताओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्चुअली मैं बाउंड्री पे पूछता ही नहीं क्योंकि एकदम चेंज है।
तो आप डिफाइन नहीं कर सकते कि अंदर है बाहर है, वैसे ही होगा हमेशा, या अंदर या बाहर। जीरो एक साइड भी होगा सारा, हम्म, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। नहीं वो उसी पे डिपेंड करे ना कि आप उसके जस्ट अंदर ले रहे हो या जस्ट बाहर ले रहे हो। अगर तो जस्ट अंदर लिया तो फिर तो कुछ मार्क्स रह गया उस तरफ, जस्ट बाहर लोगे तो एक तरफ रह गया, फिर तो आउटसाइड वाला ही हो गया ना। हाँ जी, हो गया। तो आई थिंक बहुत ऑब्वियस ही हो गया था सारा कुछ जब हमने क्लियरली बोल ही दिया ग्रीन स्फीयर के कारण। तो आप ग्रीन स्फीयर के, अब तो आपको क्वेश्चन सिर्फ ये है कि इस ग्रीन स्फीयर के कारण पॉइंट पी पे फील्ड लिखनी है। तो क्या बस ध्यान रखना था कि उस ग्रीन स्फीयर का मास क्या है। अब जब यूनिफॉर्म स्फीयर ही है तो आप ग्रीन स्फीयर का मास लिख सकते हो, ठीक है ना, कि मतलब gm/r² लगाना है, लेकिन उसमें मास m जो है वो किसका डलना है, ग्रीन स्फीयर का। तो उस पर यूनिटरी मेथड लगाओ, तो उससे आपका आंसर ये gm/r³ बन जाएगा। क्लियर टू ऑल। तो बच्चों देखो 4 केस बन गए, वो हमें याद रखने हैं। हॉलो स्फीयर के अंदर क्या है, 0, उसके बाहर gm/r²। सॉलिड स्फीयर के अंदर क्या है, gm/r³, उसके बाहर gm/r²। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों ये। अच्छा बच्चों, अगर मुझे एक सॉलिड स्फीयर के लिए E वर्सेस R का ग्राफ बनाना हो तो वो कैसा होगा। R मतलब स्मॉल r, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अच्छा बच्चों, जस्ट वन थिंग, आप ना जो मैंने बेसिक पूरे अभी तक जो मैंने एक तरह से नोटेशन यूज की है ना, उसका बहुत ध्यान रखना कि मैं कहाँ कैपिटल M यूज कर रहा हूँ, कहाँ स्मॉल m कर रहा हूँ, कहाँ स्मॉल r कर रहा हूँ, कहाँ कैपिटल R कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखो अभी तक कैपिटल R हमने कैसे यूज किया, मतलब जो कोई स्फीयर है या शेल है उसका रेडियस, और स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, मैंने जनरली जितने मासेस लिखे हैं वो हमेशा कैपिटल M से लिखे हैं स्फीयर के। और स्मॉल m कहाँ यूज कर रहे हैं हम, कि कोई नया मास लेके आए या कुछ ऐसे, तो आपने बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, नहीं तो आप बाद में ना कंफ्यूज हो जाओगे फॉर्मूलाज में। तो बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ओके, तो मैं ई वर्सेस आर का ग्राफ अगर हमें बनाना है तो कैसा होगा बच्चों। पहले तो इसके हिसाब से बनेगा, तो वो कैसा हुआ, स्ट्रेट लाइन। उसके बाद कैसा बिहेवियर होगा वंस यू गो आउटसाइड द स्फीयर, कैसी प्रोपोर्शनैलिटी है 1/r²। तो कैसा ग्राफ होगा वो, कुछ ऐसे, भी आर बढ़ रहा है तो ई कम हो रही है। तो ये बच्चों आपका, सबसे पहले तो ये हमने बनाया उसका यूनिफॉर्म हॉलो शेल का, उसका ऐसा बनेगा कि पहले तो 0 ही है और फिर ये वाला बन गया। तो आप बच्चे एक बात देख रहे हो कि ये ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है ना, और वो होगा भी क्यों, क्योंकि शेल के जस्ट अंदर 0 है फील्ड और जस्ट बाहर gm/r² है। तो ये कहाँ पे जाके 0 हो जाएगी वैल्यू, इन्फिनिटी पे, राइट।
इन्हीं लाइंस पे मुझे बताओ कि सॉलिड स्फीयर का कैसा होगा, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर का ग्राफ। देखो बाद वाला तो सेम ही बनना है, ये तो 1/r² ही है। इससे पहले वाला कैसा बनेगा, कैसी स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। तो ऐसा बन जाएगा यूनिफॉर्म सॉलिड का। बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं बच्चों ये। क्या चक्कर है कि बिल्कुल ऐसे ग्राफ्स ना, आप आगे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, 3-4 चैप्टर्स में बिल्कुल सेम ग्राफ्स बनते हैं। तो आप ये मान लो कि किसी ना किसी एग्जाम में तो आते ही आते हैं पक्का हर साल। एनी डाउट बच्चों? ठीक है बच्चों, तो अब अच्छी बात क्या हो गई, ये शेल थ्योरम से हमें दिख रहा है कि जो रिजल्ट्स हैं वो स्फीयर्स के लिए फेयरली सिंपल रिजल्ट्स आ गए। तो अब देखो एक क्या फायदा हुआ, और वो कोइंसिडेंटल था, कोई ऐसा नहीं था कि हमारे हाथ में था। भाई हमने कल ही बात की कि भाई ग्रेविटेशन फोर्स को हम अप्लाई कहाँ करते हैं जनरली, प्लैनेट्स के लिए। और प्लैनेट्स की शेप क्या होती है, स्फेरिकल। हाँ बस एक थोड़ी सी गड़बड़ है, वो क्या है, ये रिजल्ट अप्लाई करने में क्या पंगा आएगा, यूनिफॉर्म। प्लैनेट्स आर नॉट एग्जैक्टली यूनिफॉर्म, वहां पे फिर भी थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, राइट। बट स्टिल हमारा काम चल जाता है, मतलब बहुत ज्यादा एरर नहीं आता। तो हम प्लैनेट्स के लिए ही इनको स्टडी करना चाह रहे थे, और प्लैनेट्स के ऊपर जो रिजल्ट्स निकल के आए वो सिंपल ही निकल के आ गए, राइट। तो ये लाइन लिख भी लो। रिटन एवरीवन, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक है बच्चों, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या मीनिंग हुआ इसका, मतलब कि बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन है, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इसको यूज तो करते ही रहते हैं, है ना। जो जी है वो क्या है, यही तो है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही तो एक्सेलरेशन है। तो हम उसको यूज तो करते ही हैं बहुत कॉमनली, बट आप उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो
भाई अगर एक बॉडी एक प्लैनेट के सरफेस के जस्ट पास है तो प्लैनेट उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बॉडी की एक्सेलरेशन होगी, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो मान लेते हैं हम सरफेस के पास हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पे बॉडी है, इस पे कितनी फोर्स लगेगी, gm/r²। क्या मैं इसको आर ही लिख, अगेन बच्चों प्लैनेट का मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर। अच्छा बच्चों इसकी डायरेक्शन क्या हुई, क्या बोलेंगे, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, वी शुड नॉट से डाउनवर्ड्स ना, वी शुड से टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। So this is the expression to find g on any planet। आपने सुना है एक हम कंसेप्ट कहते होते हैं कि भाई मून के ऊपर जो ग्रेविटी है वो कितनी होती है, 1/6। तो कहाँ से आई है, बस इसी फॉर्मूला में अगर हम मून का मास और मून का रेडियस डालेंगे तो वो वैल्यू ऑलमोस्ट उतनी निकल के आ जाती है। लॉजिक यही है। ओके नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें वेरिएशन कैसे होती है। जब हम काइनेमैटिक्स में पढ़ते थे तब तो हम उसको कांस्टेंट ही मानते थे हर जगह, ठीक है। अब हम स्पेसिफिकली ये स्टडी करेंगे कि उसमें कैसे कैसे वेरिएशन आ सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट के साथ, ठीक है। तो बच्चों अब आप मान लो कि जो मास m है वो किसी हाइट h पे सरफेस से, ठीक है, और वो हाइट h नेग्लिजिबल नहीं है। इस तरह से है फिगर, ठीक है। तो आप खुद से डिराइव करो, बताओ किसी हाइट h पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी।
बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। क्या बन गया भाई? क्या करोगे? बेसिकली अब फोर्स क्या बन जाएगी? जी एम एम बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर, उसको एम में लिख दोगे ना? तो अब जो आपकी एक्सेलरेशन है उसको जी डैश बोल देते हैं, क्योंकि जी तो नहीं है वो, उससे अलग है। तो उसको आप जी एम बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि आपने स्मॉल जी की टर्म्स में लिखना है, तो जी एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आपका बन जाएगा जी ओवर वन प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर। हो गया था ये सबका? हमें बच्चों काइनेमैटिक्स में इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्यों? हाइट्स बहुत कम होती थी तब, तो हम कितनी बड़ी बात कर रहे हैं, 100 मीटर 200 मीटर। 100 मीटर 200 मीटर से तो इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों? आर नीचे कितना बड़ा है? 6400 किलोमीटर। तो छोटी मोटी हाइट से नहीं कुछ फर्क पड़ता, ये फर्क पड़ता है जाके जब आप एक्चुअली बहुत हाइट पे जाते हो, ठीक है। इवन इफ वी थिंक, जैसे नॉर्मली जो एरोप्लेन्स होते हैं वो किस हाइट पे फ्लाई करते हैं? क्या होता है? इट्स जनरली 30,000। 30,000 से 40,000 फीट के बीच में वेरी करता है। 10,000 फीट होती है जनरली हाइट, वो जो स्काई डाइविंग होती है ना, उसकी 10 से 15,000 के बीच में होती है। तो अगर हम एरोप्लेन की हाइट भी सोचे हैं, 30,000 फीट सोचे हैं, तो कितना हुआ रफली? 30,000 फीट इज अप्रोक्सीमेटली 10,000 मीटर्स। 10,000 मीटर्स का मतलब क्या हुआ? 10 किलोमीटर्स। तो भी जाके ये 10/6400 बनेगा, स्टिल नेग्लिजिबल। समझ रहे हो? मतलब जो थोड़ा बहुत भी इफेक्ट आना शुरू होता है वो 300-400 किलोमीटर हाइट पे जाके शुरू होता है। वो हाइट तो एनीवेज बहुत बड़ी हाइट हो जाती है। आई बात समझ? ओके। बच्चों, क्या आपने मैथ्स में बाइनोमियल थ्योरम पढ़ ली? ठीक है, तो फिर जो आगे रिजल्ट है उसको याद कर लो। दिस कैन बी अप्रोक्स, अगर अगर एच छोटा हो तो हम इस रिजल्ट को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं तो किया होगा हमने, मैंने लिखवाया ही था आपको कि 1 + x⁻n अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाता है? 1 + n x, प्रोवाइडेड x इज स्मॉल। तो इस केस में x स्मॉल जब h छोटा है, आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो एज g इंटू 1 - 2h/r। माइनस क्यों आया? पावर नेगेटिव है। ये मैथ्स में सीखोगे आप। बेसिकली क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है कि इसको आप एक्सपैंड करते हो, तो उसमें x की अलग अलग पावर्स बनती जाती हैं। तो अगर x छोटा है तो उसकी जितनी बड़ी पावर है वो इग्नोर हो जाती है। ये समझ पा रहे हो कि इस रिजल्ट को अप्लाई करके ये कैसे बन गया? ये क्या बना? 1 + h/r⁻², तो वो -2 को नीचे ले आए, तो वो 1 - 2h/r बन गया। बच्चों, इस रिजल्ट को ना अप्लाई करते हुए एक ध्यान बहुत रखना आपने, जो गलती हो जाती है कि ये वाला रिजल्ट सिर्फ तब लगता है जब हाइट कम है। ये वाला रिजल्ट कहीं भी लगा सकता है, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखना, हम कई बार गलती से रिजल्ट को अप्लाई कर देते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट हाइट। ये सिर्फ कम हाइट के लिए ही एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल करते हैं।
Find the height at which acceleration due to gravity becomes half of that at surface. आपका आंसर इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर आएगा बच्चों, ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं पुट करनी, बस कैपिटल आर की टर्म्स में निकाल देना आपने। कर लिया, एक तो आंसर भी दिख गया होगा ना। फिर अगर स्फीयर है और उसकी जो डेंसिटी है वो रेडियली वेरी कर हाँ, रही है फिर भी चल तो जाएगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ जी, कर लिया सबने? क्या आंसर आ गया? r इंटू √2 - 1। बस ध्यान रखने वाली एक ही बात थी, क्या कि दूसरा फॉर्मूला ना लगा दो आप। दूसरे से क्या आता है आंसर? चलो, किसी ने नहीं किया मतलब, मैं तो इसीलिए पूछा था, ठीक है। चलो, क्लियर टू ऑल? ओके, नेक्स्ट हम, ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चों वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। तो हम क्या बात करना चाहते हैं बच्चों कि अगर हम सरफेस के अंदर जाएं तो जी में क्या वेरिएशन आएगी, ठीक है। बच्चों एक बार ट्राई करो ये ड्राइव करने का रिजल्ट, किसी भी डेप्थ डी पे ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी डैश। बहुत ही सिंपल है, सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ है, वही मास एम रेडियस आर। गलत, गलत, भाविक थोड़ी देर हो गई थी ना गलत आंसर दिए हुए, मिस कर रहे होगे, गलत। ठीक है, ठीक, गलत, ठीक, गलत, ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप क्या सोचा आपने कि बस एच को -d डाल दो? सॉलिड स्फीयर के अंदर हो आप, कैसे निकालोगे फील्ड मतलब फोर्स?
फोर्स फील्ड से निकलेगी। मैं नहीं कराऊंगा, इसमें ये आएगा आंसर। क्या किया है? कुछ बिल्कुल भाई, मतलब इट इज एज गुड एज कि आप आर माइनस डी पे फोर्स निकाल रहे हो, उस फोर्स को एम में कर दिया। ठीक है, करवाने की जरूरत तो नहीं है। ये बच्चों आप देख रहे हो कि इस केस में लीनियर रिजल्ट ही आता है, यहाँ पे हमें कोई और अप्रोक्सीमेशन नहीं बनानी पड़ती, ये पहले से ही लीनियर आता है। वैसे बच्चों ये हम करते जरूर हैं, चलो रिजल्ट, इसकी कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। रीजन बीइंग, हम कितना डीप जा पाए आज तक अर्थ के अंदर? एनी गेसेस? हाइट तो हम बहुत गए हैं, राइट? हम मार्स तक या इवन आगे तक भी गए हैं। डेप्थ कितनी गए हम अर्थ के अंदर? 20-30 फीट के तो बहुत ही कम हो गया। 20-30 फीट तो बेसमेंट पार्किंग में हो जाता है। मतलब ये ना, जो रशिया में कहीं शुरू हुआ था कि भाई जाएंगे डीप, तो मतलब विद डेप्थ बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती रहती हैं। जैसे फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन, जैसे आपको पता है, जैसे हम जो घर पे मोटर लगवाते हैं, तो थोड़ी सी हाइट पे जाके तो पानी आ जाता है, राइट? कितनी हाइट पे आता है पानी? हाँ, वो हर साल नीचे हो रहा है, बट कितना है आपके अकॉर्डिंग? आई थिंक अभी 200 के आसपास है ना? यहीं आप थोड़ा सा दूर जाओ, जैसे राजस्थान वाली साइड, कुछ और आ जाता है, कभी मटेरियल कुछ बहुत ही हार्ड आ गया, तो इतनी हैवी कॉस्ट्स इनकर करने लग गए थे वो कि उन्होंने फिर उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया कि भाई वर्थ इट नहीं था। तो भी वो मैक्सिमम जो जा पाए थे, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद, बट वो 10-11 किलोमीटर था शायद मैक्सिमम। तो हम इतना ही डीप जा पाए हैं आज तक कि 6400 किलोमीटर में से हम 10-11 किलोमीटर तक ही गए। ये रिजल्ट हो गया बच्चों, सबको क्लियर? तो जो इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखकर मुझे बताओ कि अगर मुझे जी का ग्राफ बनाना हो विद आर, वो कैसा होगा स्मॉल आर के साथ? स्मॉल आर समझ रहे हो क्या मतलब? वो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। आपके पास डेप्थ वाला भी एक्सप्रेशन है, आपके पास हाइट वाला भी एक्सप्रेशन है, उसको देखकर बताओ जी का ग्राफ कैसा बनना चाहिए। नहीं, आर तो पॉजिटिव ही है ना आपका, आर तो सेंटर से डिस्टेंस है। सेंटर से स्टार्ट किया आपने। इस एक्सप्रेशन को देखो, अर्थ के सेंटर पे जी कितना हुआ? 0 हुआ ना?
सेम ही होगा। क्यों? मैंने आपको बताया नहीं था न्यूमेरिकली एक्सेलरेशन और फील्ड सेम ही बात होती है, तो जो फील्ड का ग्राफ होगा वही इसका होगा। और उस एक्सप्रेशन से भी आप देख ही सकते हो ना, पहले लीनियर है, बाद में वो। तो आप एक बात बचो, मतलब माइंड में रख सकते हो राइट, कि जी की वैल्यू सरफेस पे मैक्सिमम है। सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी कम होएगी, सरफेस से नीचे जाओगे तो भी कम होएगी। क्लियर हो गया बच्चे? हाँ बच्चों, नेक्स्ट होता है बच्चों वेरिएशन इन जी ड्यू टू शेप। तो बच्चों हम बोलने में ऐसा आ जाता है कि भाई हाँ प्लैनेट्स जो है वो स्फेरिकल है, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग वो एग्जैक्ट स्फीयर्स नहीं होते। मतलब अर्थ की शेप कैसी है बच्चों? वेरी स्ट्रिक्टली एलिप्स। एलिप्स एलिप्स तो 2D फिगर है ना, उसको आप 3D में सोचो या तो, राइट? तो मतलब वो इन अ वे आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब ऐसे जैसे किसी ने दबा दिया स्फीयर को, इक्वेटर से बाहर निकला हुआ है, वैसी शेप है। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा जो हमारा फॉर्मूला है जी एम बाय आर स्क्वायर? इक्वेटर का रेडियस बड़ा हो गया, विच मीन्स पोल्स पर जी की वैल्यू ना, पोल्स पे आर कम है तो वहां पे जी ज्यादा है। तो आपको सिर्फ ये, हाँ, विदाउट एनी मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, सिर्फ इतना समझना है कि हाँ भाई पोल्स पे रेडियस कम है इसलिए वहां पे जी ज्यादा है। आ गया समझ? नेक्स्ट बच्चों जो वेरिएशन आती है दैट इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये मतलब पर्टिकुलरली केवीपीवाई या जेई मेंस में भी आ जाता है, आईआईटी में नहीं है ये पर्टिकुलर पार्ट। आईआईटी के सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है हाइट एंड डेप्थ।
तो बच्चों होता क्या है, देखो जब अर्थ रोटेट कर रही है बच्चों, तो अगर मैं अर्थ की सरफेस पे कोई भी एक पॉइंट लूं, ठीक है, तो ड्यू टू वो पॉइंट ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। बात को मैं सेंट्रीफ्यूगल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम अर्थ फ्रेम में बात कर रहे हैं, तो अर्थ नॉन इनर्शियल हो गया ना। अगर अर्थ की रोटेशन की ही बात करेंगे तो अर्थ नॉन इनर्शियल हो गया। तो अर्थ फ्रेम में तो उस बॉडी के ऊपर एक ये फोर्स आ गई, ठीक है। तो अब अर्थ फ्रेम में एक बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो जो mg फोर्स थी वो तो लगी रही है टुवर्ड्स द सेंटर, और एक साथ में एक्स्ट्रा कौन सी लग रही है, ये वाली। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी वो इन दोनों के रिजल्टेंट से कुछ करके आएगी, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि जो जी है थोड़ा सा फर्क पड़ गया उसमें, मतलब अब जी सिर्फ ये वैल्यू नहीं है, उसमें इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा जो उसको थोड़ा सा कम कर देगा, राइट। तो ड्रॉ दिस फिगर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस अवे फ्रॉम द सेंटर, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो सेंट्रीपिटल अंदर को होती है ना, तो ये पॉइंट पी है, वो कैसे घूम रहा है, इससे नहीं कंफ्यूज करना। ये पॉइंट पी कैसे घूम रहा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, उसका सेंटर कौन सा है, ये वाला। लेकिन फोर्स किधर को लगेगी, उससे ऑपोजिट, तो बाहर। ये मैंने बताया था बच्चों को या नहीं बताया था, सर्कल सेंट्रीफ्यूगल इज बेसिकली, अगर आप सर्कुलर फ्रेम में हो तो सर्कुलर फ्रेम एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, तो उसमें जो स्यूडो फोर्स लगती है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो वैल्यू वही है, आप देखो एम ओमेगा स्क्वायर आर। स्यूडो फोर्स क्या होती है, एम में होता है ना, तो वही लिखा है मास इनटू एक्सेलरेशन। ये वैसे हमने सर्कुलर में लिखा नहीं हुआ सेंट्रीफ्यूगल, चलो मुझे याद कराना, मैं लिखवा दूंगा। हाँ नहीं, थ्योरी में तो था, मैंने क्या कहा था। हाँ मतलब हम यूज तो नहीं करते कहीं भी, बट स्टिल वी शुड नो कि वो होता क्या है, बस उतना सही है। वो तो इसको भी हम अट्रे में भी ऑब्वियसली दूसरी तरह भी कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये बच्चों लैटिट्यूड समझते हो आप क्या होता है, जैसे इक्वेटर का लैटिट्यूड क्या बनेगा, पोल्स का। तो उस लैटिट्यूड के हिसाब से आपको ये समझ आ रहा है कि इसका जो रेडियस है वो आर कॉस थीटा होगा। तो ये फोर्स समझ आ रही है क्या बन गई, एम में। तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर। व्हाट इज ओमेगा, अर्थ का ओमेगा क्या होता है, कैसे निकलेगा, 2 पाई अपॉन 24 आवर्स। अर्थ एक चक्कर कितने टाइम में काट रही है, 24 घंटे में। तो बच्चों अगर हम ये काम करें ना कि मैं इसका कंपोनेंट ले लूं और फिर रिजल्टेंट फोर्स लगा के एम में निकाल लूं, उसमें थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन भी लेनी पड़ती है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी बनती है। जैसे अर्थ का ओमेगा बहुत छोटा बन गया ना, 2 पाई/24 आवर्स, तो वो डेरिवेशन की हमें जरूरत भी नहीं है। तो सारी अप्रोक्सीमेशन लेकर फाइनली जो रिजल्ट बन जाता है वो ये बन जाता है, जी डैश की वैल्यू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। ना ना,
स्यूडो फोर्स में मास किसका होता है? बॉडी का। एक्सेलरेशन अटकी होगी। स्यूडो फोर्स क्या होती है? मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। आया समझ बच्चों? बच्चों अगर हम इस फॉर्मूला से भी देखें, मान लो मैं पोल पे चला जाऊं, पोल पे थीटा क्या हो जाएगा? 90। तो वैल्यू क्या आ गई? जी आ गई। अगर मैं इक्वेटर पे चला जाऊं तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। तो ये वैल्यू क्या बन गई? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो इस फॉर्मूला से भी वही निकल के आ रहा है कि पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू इक्वेटर, है ना? रीजंस बिल्कुल डिफरेंट है, बट अगर हम वैसे टोटल बात करें तो पोल पे ज्यादा आएगा, दो रीजंस के कारण, शेप के कारण भी और रोटेशन के कारण भी। आया समझ? तो इस पे ना बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे मान लो आपसे ये कह दिया जाए कि अर्थ का कितना ओमेगा हो जाए सच दैट इक्वेटर पे जी 0 हो जाए, तो क्या करोगे आप? बस इस एक्सप्रेशन को 0 पुट करके उससे ओमेगा निकल आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इस पे बेस पे तो जो क्वेश्चंस भी बनते हैं ना, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी वो नहीं होता। ठीक है, इसलिए मैंने एग्जांपल्स डाले भी नहीं हुए, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है फॉर्मूला वाले। बढ़े आगे। बच्चों ये बताओ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है उससे क्या लग रहा है ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव? कैसे पता चला? आर डिपेंडेंट है, इसके फॉर्मूला में ही आर आ गया। मोरओवर हम पहले भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की तो बात करते ही हैं, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव हुई। अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका क्या मतलब है? उसके साथ एक एसोसिएटेड पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये भी हमने पहले पढ़ी है, लेकिन पहले हमने उसको किस फॉर्म में पढ़ा था? mgh। अब हम उसको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों आपको याद ही होगा कि किसी भी फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। तो ये बन गया डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एस। वही पुराना, कुछ चेंज नहीं किया। मैम ओके, तो अगर बच्चों आपको याद होगा, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस किए थे, अगर हमारे को फोर्स का एक्सप्रेशन पता हो
तो क्या हम उससे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं? कैसे? इसके लिए इसे इंटीग्रल में पुट करके, ठीक है। तो मैं आपको एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स का जो जनरल फॉर्म है gm/r², उससे कैसे पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, जो जनरल फॉर्म होएगी, वो दिखाता हूँ बच्चों आपको डिराइव करके। तो बच्चों मान लो ये दो मासेस हैं m1 m2, ये किसी r डिस्टेंस पे पड़ा है मास, ठीक है। इस मास के ऊपर ये वाला मास ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा हो, ठीक है। 1 मिनट के लिए अगर तो और कोई फोर्स ना हो, इससे को भूल जाओ, तो क्या होगा? उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और उसकी तरफ उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अगर बच्चों मैं ये चाहता हूँ, फॉर सम रीजन लेट से मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये मास जो है वो बहुत ही धीरे धीरे इधर को जाए, तो मुझे क्या इंश्योर करना होगा कि मैं एक एक्सटर्नल फोर्स लगाऊं, कितनी? ऑलमोस्ट इसके बराबर, कि फोर्स 0 ही हो जाए। फिर क्या होगा? तो फिर मतलब इस पे फोर्स 0 हो गई, तो क्या होगा? ये बस एक बारी जो उसको इनिशियल नेग्लिजिबल सी वेलोसिटी मिली, बस वो उस वेलोसिटी से इधर को जाता जाए। बात समझ आई? ठीक है। अभी आपको ये नहीं समझ आएगा कि क्यों किया मैंने। मैं कह रहा हूं कि मान लो मैं चाहता हूं कि बॉडी को स्लोली मूव करवाया जाए, तो क्या होगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी जिसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट होगी। तो क्या करेगी ये फोर्स? इसको कैंसिल कर देगी, तो वो बॉडी धीरे धीरे मूव करेगी। क्या ये बात समझ आती है? एक बार ये फिगर बना लो, फिर इसको आगे कर लिया। आप बच्चों देखो, मैंने एक आर वेक्टर में दिखाया हुआ है, ये कहां से शो किया हुआ है? m1 से कर दिया, ठीक है। कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, इट इज जस्ट वो लेफ्ट पे था तो इधर से कर दिया, राइट? ओके। अब क्या होता है बच्चों, आपको ख्याल है कि हम जब पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते थे, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि पोटेंशियल एनर्जी का हम हमेशा चेंज की बात करते हैं। वी कैन नेवर फाइंड आउट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। याद है वो डेरिवेशन क्या बना था हमारा रिजल्ट? मतलब डेल्टा यू लिखते थे ना हमेशा, हमने कभी यू तो नहीं लिखा, ठीक है। तो हम बच्चों उसको भी अब इस बात को और डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो उसको ऐसे ही क्यों लिखते हैं हमेशा डेल्टा यू। यहाँ पे बच्चों जब हमें पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, लेट्स से मैं चेंज नहीं, मान लो मुझे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करना है, तो अगर ये रिजल्ट अप्लाई करना है डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एस, तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बॉडी को मूव तो करवाना पड़ेगा। एक पॉइंट पे तो नहीं निकल सकता डेल्टा यू, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो हम रेफरेंस पॉइंट बच्चों मान लेते हैं एज एक ऐसा पॉइंट जब मासेस के बीच में जीरो फोर्स हो।
वो कब होगा? When will M2 experience zero force due to M1? कितने डिस्टेंस पे? इन्फिनिटी। तो हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं एज इन्फिनिटी। ठीक है, क्यों लेके आ रहे हैं बच्चों रेफरेंस पॉइंट? समझो बात को, ताकि हम उसके हिसाब से चेंज निकाल सकें। चेंज के लिए तो कुछ एक बेस चाहिए ना, कि कहां से चेंज, तो वो चेंज हम मान रहे हैं एज ऐसा पॉइंट जहां पे फोर्स जीरो। तो ये लिखो अगला पॉइंट, कि we take the initial or reference point to be infinity. ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? कि मैं कह रहा हूं कि मुझे इस इंस्टेंट पे जब उनके बीच में डिस्टेंस आर है, वहां की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास फॉर्मूला में तो चेंज था, तो मुझे कुछ ऐसा पॉइंट कहना पड़ेगा ना कि जिससे चेंज होकर ये सिचुएशन बनी। तो वो पॉइंट हम कौन सा मान रहे हैं? इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब जब मेरे को इनिशियल पॉइंट मिल गया इन्फिनिटी, उसको मैं इसमें पुट कर सकता हूं। तो कैन आई नाउ राइट इट लाइक दिस बच्चों, कि डेल्टा यू को लिख दिया यू माइनस यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डी एस कह दो, डी आर कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें आपका इनिशियल जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी डल गया। और फाइनल आर क्यू डाला मैंने, फाइनली तो वो आर डिस्टेंस पे ही है। यहां पे बच्चों कौन सी फोर्स चलेगी इस फिगर के हिसाब से, एफ जी या एफ एक्सटर्नल? एफ जी, ये फॉर्मूला तो कंजर्वेटिव फोर्स का ही है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? एफ जी। कोई डाउट बच्चों यहां तक? ओके, तो अब बच्चों हम ये राइट हैंड साइड वाला जो इंटीग्रल है, अगर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, बेसिकली होगा क्या? फोर्स को आप क्या पुट करोगे? ये m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी आर वेक्टर किधर को होगा? इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ आर में ही होता है, इसमें आपको पता है ना, एक्स की डायरेक्शन में dx होता है। वैसे ही dr किधर को होगा? आर की डायरेक्शन में। ठीक है, तो एफ डॉट डी आर जब आप डालोगे वैल्यू और उसको इंटीग्रेट करोगे, ये किसकी इंटीग्रेशन बनेगी? 1/r स्क्वायर की इंटीग्रेशन बनेगी। 1/r स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/r होती है ना। तो वो इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 बाय आर। हाँ वो कर रही है, बट अभी तो हम, तो अब जो हमारे को जो पहले से फोर्स पता है, हम तो उसके हिसाब से डिराइव कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये सिर्फ उस केस के लिए है कि अगर सिर्फ एफ जी लग रहा है। नहीं एक मिनट, चाहे जितनी मर्जी फोर्सेस लग रही हो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी है वो तो यही आएगी ना। मैंने नेट वर्क डन थोड़ी कहा है, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है, वो तो वही आएगा। क्या ये रिजल्ट समझ आ रहा है बच्चों? यहाँ पे u इंफिनिटी की क्या इंपॉर्टेंस है? वो इनिशियल रेफरेंस पॉइंट है, जिसको बच्चों हम जनरली जीरो ले लेते हैं। ठीक है, बाय कन्वेंशन हमने फिक्स किया हुआ है कि u इंफिनिटी को जीरो ले लो। लेकिन मैं आपको इस तरह से क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि आपको स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चन आएंगे। क्या होता है बच्चों, ये फॉर्मूला सबको याद है, जी माइनस जी m1 m2 बाय। आपको स्पेसिफिकली ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अगर रेफरेंस वाली एनर्जी को 5 ले लिया तो बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा। तो हमें उस टाइम पे माइंड में स्ट्राइक ही नहीं करता कि इस फॉर्मूला में तो कुछ रेफरेंस है ही नहीं। तो असली फॉर्मूला ये है, जनरली इस वैल्यू को हम जीरो ले लेते हैं, बट वो कुछ और भी हो सकती है। तो अब आपको समझ आया कि जो
पहले आप अभी तक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिख रहे थे? mgh। अब नया फॉर्मूला क्या है? -gm1m2/r प्लस u इनफिनिटी। ये हमने फॉर्मूला याद रखना है। जैसे अगर ये r वेक्टर है तो dr वेक्टर कैसे बनेगा? इसी की डायरेक्शन में। नहीं वो तो जैसे मर्जी ले सकते थे, कोई फर्क ना पड़ता। जैसे हम नॉर्मली x नहीं लेते, मैंने वैसे ही r दिखा दिया। मतलब मैंने एक तरह से इसमें ऐसे माना है कि m1 फिक्स्ड है और m2 को हम इन्फिनिटी से पास ला रहे हैं, इसलिए मैंने m1 से दिखा दिया r वेक्टर। हाँ हाँ, आप उल्टा कर दो कि m2 फिक्स्ड है और m1 को इन्फिनिटी से यहाँ ला रहे हो। हाँ, बट वो डायरेक्शन का फर्क पड़ जाएगा ना, जब आप m1 पे फोर्स दिखाओगे तो वो राइट को आएगी। हाँ, मतलब dr इधर को आएगा आपका, तो एक माइनस आएगा, तो वो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। एक जब इंटीग्रेट करोगे एक उससे माइनस आएगा, तो इसलिए आपका फाइनल आंसर माइनस है। हाँ, हाँ, क्या? एक मिनट, जब आप f डॉट dr निकालना है, आपको डॉट पड़ा, f वेक्टर किधर को है? लेफ्ट को। dr वेक्टर किधर को आएगा? राइट को। तो f डॉट dr जो है, तो आप f इंटू dr इंटू कॉस 180 पुट करोगे ना, तो -1 आ गया, वो माइनस और ये वाला माइनस कट गया। अब आपकी इंटीग्रल के अंदर क्या है? 1/r² dr। जब उसकी इंटीग्रेशन करोगे तो एक और माइनस आएगा, वो यहाँ पे आ गया। अभी अभी क्लियर हो जाएगा आगे। बेसिकली mgh जो है वो इसी की अप्रोक्सीमेट फॉर्म, जब हम हाइट स्मॉल मानते हैं तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि आपको ऐसे दिया होगा, रेफरेंस पॉइंट नहीं चेंज होता, रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी रहता है, रेफरेंस पॉइंट की जो एनर्जी है वो चेंज होती है। ठीक है, मतलब कि मैंने क्या कहा, यू इन्फिनिटी को आपने 0 लिया, अगर रेफरेंस पॉइंट भी चेंज होगा तब तो ऑफ कोर्स लिमिट्स ही चेंज हो जाएंगी और वैल्यू ही लगा चाहिए, बट वो कभी नहीं करते, तो सीधे सेंस नहीं बनती, मतलब वो तो सीधा ऐड कर देना आपने। हाँ बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, -gm1m2/r। समझ रहे हो बच्चों? ठीक है, अगर हम 0 मानेंगे तो ये बन जाएगा। क्लियर सो फार? राइट, ओके। तो बच्चों देखो, क्या हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ये डेरिवेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी टू masses is equal to negative of work done by gravitational force in bringing the two masses from infinity to distance r। बताओ। मैंने जानबूझ के बच्चों एक स्लोली वर्ड लिख के उसको काटा हुआ है, उसका रीजन क्या है? जो हमने डेरिवेशन की
उसमें हमने कहीं यूज किया कि मास को स्लोली आना है कि नहीं आना, कहीं नहीं यूज किया, राइट। तो ऐसे ही लिखना आप, अभी आपको समझ आ जाएगा क्यों मैं ऐसे लिखवा रहा हूँ। अगर आप बच्चों ध्यान से देखो, ये हमने वही लिखा है, ये जो रिलेशन होता है डेल्टा यू इक्वल टू माइनस एफ डी एस, वही लिखा है, बस उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया। और एक चीज एक्स्ट्रा क्या ऐड की है कि इन्फिनिटी से, वहां तो हम चेंज ही डिफाइन कर रहे थे, यहां हमने कहा कि एक वैल्यू बना दी। वो कैसे बनाई है वैल्यू, बस क्या कह के कि इन्फिनिटी से यहां तक लेके आने में वर्क डन मान लो बस। और क्यों मैं बच्चों आपको स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन में वो जान के कंफ्यूज करने के लिए ऐसे पूछ लेते हैं कि ये वाला वर्क डन बताओ, जो कि होता क्या है, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, कुछ और नहीं होता। क्या बच्चों यहाँ तक समझ आ रहा है? ओके, अब बच्चों उस एफ एक्सटर्नल को पिक्चर में लेके आते हैं। ये मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखी इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मान लो मैं इस डेफिनेशन को लिखना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, तो कैसे लिखूंगा? क्या एफ एक्सटर्नल हमेशा एफ ग्रेविटेशनल के ऑपोजिट है? किस कंडीशन पे? अगर बॉडी को स्लोली मूव कर रहे हैं तब। अगर हम बॉडी के ऊपर कोई कंडीशन ना लगाएं फिर तो एफ एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है। हम एफ एक्सटर्नल की बात किस कंडीशन में कर रहे हैं? जब वो एफ जी को बैलेंस कर रही है। एफ जी को बैलेंस करिए तो मतलब बॉडी को स्लोली मूव करना पड़ेगा। ये बात समझ आती है? अब अगर एफ जी और एफ एक्सटर्नल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो क्या दोनों का वर्क डन ऑपोजिट आएगा? तो अगर हमारी डेफिनेशन में आया था नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एफ एक्सटर्नल के वर्क डन में क्या आएगा? उसका पॉजिटिव, राइट। और एक एक्स्ट्रा कंडीशन क्या डलेगी? स्लोली। वहां स्लोली होना जरूरी है एफ एक्सटर्नल में, वहां तो जरूरी है ना। अगर वो स्लोली है तभी तो वो इसके इक्वल है। अगर मैं ये हटा दूं ये लाइन बच्चों, फिर तो आप एफ एक्सटर्नल लगाओ ना लगाओ या कुछ भी कर दो, फर्क ही नहीं पड़ेगा। व्हेन इज एफ एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस एफ जी? व्हेन यू टेक दिस कंडीशन। तो अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू लिखनी है इन टर्म्स ऑफ वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल, तो मैं क्या बोलूंगा? वर्क डन बाय एफ एक्सटर्नल इन slowly bringing the two bodies from infinity to distance r। क्या ये बात समझ आई? ठीक है।
आ गया समझ बच्चों? क्यों मैंने आपको ऐसे लिखवाया बच्चों, बिल्कुल क्लियर करके। आपको ना जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस में आपको कई बार तो सीधा पूछा होगा पोटेंशियल एनर्जी, कई बार उसी को इनडायरेक्ट फॉर्म में पूछा जाएगा कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, कई बार ऐसे पूछा जाएगा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यू नीड टू बी वेरी क्लियर, ठीक है, कि कहाँ पे क्या पूछा है। साइन का ही फर्क है, बट वही ऑब्वियसली ऑप्शंस में दोनों साइन वाले होंगे, तो राइट वही ध्यान रखना, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कहूं कि मान लो बच्चों चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 10 है, ठीक है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वहां माइनस आएगा। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो प्लस 10 है। तो इतना सा ही फर्क है, बट यू नीड टू बी क्लियर अबाउट। हो गया है क्लियर बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आप बच्चों बी पार्ट कर सकते हो, ठीक है, 0 1 3 का बी पार्ट।